हेलो दोस्तों, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मॉडल सेट 1 लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज सेकंड लेक्चर जाएंगे। 3 लेक्चर में शायद ये कंप्लीट होगा, एक लेक्चर और आएगा। ठीक है, अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो एक और लेक्चर आएगा। देखते हैं कितने लेक्चर में इसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग 4 क्वेश्चन तक देख चुके थे और आपको मैं बता दूं कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में इसको पढ़ के अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। करियर में क्या कीजिएगा इसकी गारंटी तो हम नहीं ले सकते, बट एग्ज़ाम पास कराने की ड्यूटी हम ले लेते हैं कि एग्ज़ाम पास तो आप हो जाओगे इतना पढ़ के, जो आप चाहते भी। लेकिन मेरा एक सलाह मान लेना सब लोग, क्योंकि जिस तरह से माहौल बदल रहा है, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही है, इस परिस्थिति में आपको जॉब लेना इतना आसान नहीं होगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ऐसे बैठे रह जाओगे। मेरी बात याद रखना, अंतिम समय में भी याद रहेगा ये बात कि सर ठीक बात बोल रहे थे। क्योंकि जिस समय से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि परिस्थितियाँ कैसी बदल रही है, हम लोग बहुत आगे तक देख रहे हैं। तो सिचुएशन जैसा बदल रहा है, आपको स्किल लेना हो पड़ेगा। बिना स्किल का आप खाली कंपटीशन की तैयारी करते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सरकारी नौकरी तो होने से रहा, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। तो सरकारी नौकरी रहेगा कहाँ, आएगा कहाँ से? और अगर सरकारी जॉब जो आएगा वो बड़े बड़े पोस्ट के लिए आएगा, तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। और छोटे छोटे पोस्ट के लिए अगर आप परेशान हो और अपना करियर लगा रखे और स्किल आपके पास नहीं है, तो आप बेरोजगार होगे ही होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों। तो बोलता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सामाजिक उद्यमी का अर्थ बताइए। सामाजिक उद्यमिता क्या होता है? तो सामाजिक उद्यमी वह उद्यमी होगा जो समाज में कुछ नया परिवर्तन करेगा, जो समाज में कुछ नया बदलाव करेगा, उसको हम सामाजिक उद्यमी बोलते हैं। सोशियो या सोशल इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो सोशल इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है जो समाज में कुछ नया चीज़ लेकर आएगा, उसको बोलते हैं सोशल इंटरप्रेन्योर्स। क्या है देखिए, बोलता है समाज में कुछ, जैसे गरीबी को दूर करेगा, शिक्षा के मामले में कुछ लेकर आएगा, स्वास्थ्य के मामले में कुछ लेकर आएगा, पर्यावरण संबंधी कुछ समस्याओं को सॉल्व करेगा। तो जो सामाजिक मुद्दे पर काम करने वाले इंटरप्रेन्योर्स है वो इसमें आएगा। जैसे ग्रामीण बैंक कोई खोल दिया, मोहम्मद यूनुस खोला। दूसरा है ग्रामीण बैंक स्थापित कर दिया। माइक्रो फाइनेंस अभी लोग कर रहा है कि भाई गांव में हम 50-50 हज़ार रुपये का लोन आसानी से लोगों को दे दे, ताकि लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों हमेशा इनोवेट करना चाहिए और हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए समाज के मुद्दे के लिए। तो बहुत सारे मुद्दे समाज में हैं, उसको हम कैसे ठीक करते हैं, उसके लिए अगर कोई काम करना शुरू कर दिया तो देखिए बड़ा अच्छा यहाँ लिखा है। एक है टॉम्स नाम का एक वेबसाइट है जो सामाजिक मुद्दे के लिए काम करता है। ये क्या करता है, एक वेबसाइट में क्या बोल रहा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे देखिए यहाँ जहाँ बेचे गए हर जोड़ी जूते के लिए एक जोड़ी ज़रूरतमंद बच्चे को दान दी जाती है। यानी टॉम्स बोलता है कि जितना जूता हम बेचेंगे, हर जोड़ी के लिए हम एक जोड़ी दान देंगे। यानी एक आप खरीदिए, एक हम डोनेट करेंगे गरीब बच्चों को। एक अच्छा पहल है, ठीक है। कि भाई एक आप कुछ ऐसा भी वेबसाइट है जो क्या करता है कि सेकेंड हैंड जूता खरीदता है, मतलब फ्री में लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े मतलब अमीर घराने के, बच्चा का कितना जूता घिसेगा, तो बच्चा का जूता छोटा हो गया तो बच्चा का जूता ले लिया और जाके किसी गरीब को पहना दे रहा है। इससे क्या दिक्कत है? ये हमारी सोसाइटी काम कर रही है, हम लोग सर्व कर रहे हैं इसके लिए। तो बहुत सारे लोग सामाजिक मुद्दे के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए इतना काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बोलता है कि ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना है जो लगातार हर समय समाज को उसका फ़ायदा मिलेगा और पुराने परंपरा से ये रहेगा। तो बोल रहे पारंपरिक दान के विपरीत सामाजिक उद्यम में सबको एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। एक होता है कि दान करके छोड़ दिए, नहीं, आप खुद भी जुड़िए। ऐसे बिजनेस मॉडल को तैयार कर रखा है। उसके बाद यहाँ लिखा है स्केबिलिटी। जब आप कोई काम करते हैं तो उसको स्केल भी देखना होगा, माप भी कर सकते हैं, स्केबल भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक वेबसाइट है टीच फॉर ऑल, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो जो व्यक्ति पढ़ने लायक है, जिसके पेरेंट्स सक्षम है, वो पढ़ा रहे हैं। जिसके पेरेंट्स सक्षम नहीं उसके लिए तो बोलता है कि इसमें युवाओं को भर्ती किया जाता है और लोगों को गाँव जाके शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया जाता है। और लोग जाके गाँव में वैसे लोगों को शिक्षित करते हैं जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई। इस तरह का बहुत सारा काम है। एडवांटेज क्या है सोशल उद्यमी का? तो क्रिएटिंग लास्टिंग सोशल चेंज, ये सोसाइटी में स्थायी परिवर्तन कर देगा, ठीक है, बड़ा परिवर्तन कर देगा। दूसरा है सस्टेनेबल फंडिंग मॉडल। इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, मतलब उतना पैसा इसको आ ही जाता है जिसमें जिंदा रह सके, जीवित रह सके। इंक्रीज इनोवेशन, इसमें हमेशा इनोवेशन होता रहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है ये। रेजिंग अवेयरनेस एंड चेंजिंग माइंडसेट, ये लोगों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ाता है और माइंडसेट चेंज करता है लोगों का। चैलेंजेस क्या है ऐसे इंटरप्रेन्योर्स के लिए? तो पहला चैलेंज है बैलेंसिंग मिशन एंड प्रॉफिट। भैया हमको काम भी करना है तो भाई पैसा भी तो चाहिए। जो वर्कर काम करेगा, जो बंदा काम करेगा, उसको जिंदा रहने के लिए पैसा भी तो चाहिए, सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए। तो सबसे टफ काम होता है कि सर्वाइव भी करना है और प्रॉफिट भी जनरेट करना है।
और उसके आगे क्या है दूसरा, सिक्योरिंग फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आपको ये सिक्योर करना है कि पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, फंड कोई कहाँ देगा और इन्वेस्टमेंट हमको कहाँ करना है। मेजरिंग इम्पैक्ट, उसके इम्पैक्ट को भी मेजर करना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं सोसाइटी में उसका असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। नेविगेटिंग लीगल एंड रेगुलेटरी बैरियर्स, बहुत सारे सरकार की अपनी नियम कानून है, उसको भी पालन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स, तो पहला माइक्रो फाइनेंस की दुनिया में अगर देखें तो मोहम्मद यूनुस एक बड़े सोशल एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं माइक्रो फाइनेंस के दुनिया में। अगर हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर की बात करें कि हेल्थ केयर में सबसे बढ़िया हेल्थ केयर कौन दे रहा है, तो डॉक्टर देवी सेट्टी जो है वो सबसे, जिसको न बोलते हैं नारायणा हेल्थ सेंटर, आप सुने भी होंगे, वो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी में हरीश हांसदे, जिसको बोलते हैं सेल्को इंडिया, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सोशल एंटरप्रेन्योर, समाज में बहुत बड़े परिवर्तन। और अगर हम एजुकेशन के मामले में देखें तो ये अमेरिका के हैं, ठीक है, वेंडी कॉप, जो टीच फॉर अमेरिका स्टार्ट किए हुए कि अमेरिका में हर व्यक्ति को समझाना है और पढ़ाना है। तो ये ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम स्टार्ट किए जाते हैं समाज में परिवर्तन करने के लिए। और लिखा व्हाट इज़ द बिजनेस हाउस, एक्सप्लेन इट्स रोल एंड फैमिली बिजनेस इन इंडिया। व्यवसायिक घराने क्या है, तो आपको सबको मालूम है ना। कोई भी आदमी ताना देता है तो यही लोग का नाम लेता है कि टाटा बिरला बन गया तुम जी। इसका मतलब क्या है, बिजनेस हाउसेस है, वो सब घर है बिजनेस का, वहाँ से खाली बिजनेस से निकलता है। तो भारत में कौन कौन से बिजनेस हाउसेस है उसके बारे में लिखा है कि बिजनेस हाउस क्या है, उसका रोल बताइए। और एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे बिजनेस हाउस क्या है, ठीक है। तो बताइए बिजनेस हाउसेस का मतलब भारत में कुछ ऐसे घराने हैं जो धंधा ही करता है, जैसे अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, मित्तल है, जिंदल है, ये सब बिजनेस हाउसेस है, बिजनेस घराना है, ठीक है। तो देखिए उसका विशेषता क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, इसमें विविधीकरण, मतलब एक ही आदमी सब तरह का धंधा करके रखा है। देखो व्यवसायिक घराने आमतौर पर विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, रिटेल का काम करता है, फाइनेंस का, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, सब काम करता है। कॉमन ओनरशिप, जैसे अंबानी देखे तो कॉमन ओनरशिप है, सारा बिजनेस का मालिक अंबानी है। टाटा तो सारा बिजनेस का मालिक टाटा है। ब्रांड रेपुटेशन, ये लोग अपना ब्रांड एकदम मजबूत करके रखता है। मित्तल मतलब मित्तल, जिंदल मतलब जिंदल। इकोनॉमी ऑफ स्केल, पैमाने में अर्थव्यवस्थाएं अच्छी होती है, इसकी बहुत स्ट्रांग होता है। घराना एक होने के कारण बहुत अच्छा होता है, पैसे की भी दिक्कत इन लोगों को नहीं होती। एक्सेस टू कैपिटल, आसानी से इन लोगों को पूंजी मिल जाता है। चलिए एग्जांपल देखिए, आप सब जानते होंगे इंडिया में कौन कौन है, तो इंडिया में टाटा है, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, गोदरेज ग्रुप है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है इंडिया में बिजनेस हाउसेस का। चलिए अगर हम जापान और साउथ कोरिया छोड़ दीजिए, इंडिया का याद रखिएगा आप। एडवांटेज ऑफ बिजनेस हाउसेस क्या होगा, तो स्टेबिलिटी, इसका बिजनेस में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, क्योंकि पैसा है ना, घर से पीछे से बैक सपोर्ट है। अगर भाई थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो दूसरा भाई उसको मदद कर देगा। रिसोर्स शेयरिंग, लोग पैसा आपस में शेयर भी कर लेता है। और मार्केट इन्फ्लुएंस, बाजार में लोगों का प्रभाव भी है। दूसरा चैलेंजेस क्या है बिजनेस हाउसेस के लिए, तो पहला चैलेंज आता है ओवर एक्सटेंशन हो जाता है, कुछ ज़्यादा विस्तार कर लेता है, वो नुकसान हो सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ जाता है कि कौन इसको चलाएगा, 3 भाई है लड़ रहा है, कौन इसको चलाएगा। और क्या समस्या आती है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कभी कभी पैसे की भी दिक्कत आ जाती है, जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। रोल क्या है बिजनेस हाउसेस का, तो याद रखिएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में सबसे आगे है बिजनेस हाउसेस, हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे आगे है। दूसरा, बिजनेस हाउसेस हमारे देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, जितना नाम लिए टाटा बिरला, सबसे ज़्यादा नौकरी दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में। तीसरा, ये लोग इनोवेशन और रिसर्च में ज़्यादा पैसा खर्च करता है, इनोवेशन और रिसर्च लेकर यही लोग आ रहा है, टाटा ही और मित्तल जिंदल जो भी देख रहे हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन, यही लोग है जो दुनिया में फैल सकता है, हम लोग नहीं फैल सकते, तो ग्लोबल एक्सपेंशन भी यही लोग के कारण है। इनकैरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ये लोग उद्यमिता को प्रोत्साहित करता बढ़ाता है, क्योंकि इनके पास पैसा है, रिस्क लेने की क्षमता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही लोग हैं जो समाज की भलाई के लिए काम करता है। जैसे टाटा का देखिए अपना स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो ऐसे हर जो कंपनी, हर तरह का जो ग्रुप है, घराना है, उसका अपना स्कूल है जो है, और हॉस्पिटल है, ये सब फ्री में, जहाँ बहुत कम मिनिमम पैसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इंडस्ट्रियल बैकबोन, पूरे भारत की इंडस्ट्री का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी यही लोग हैं, यही लोग हैं जो भारत का उद्योग टिका हुआ। अगर ये लोग भाग जाए भारत से तो फिर भारत में कुछ बचेगा कहाँ। पॉलिसी एडवोकेसी, नीति वगैरह, ये लोग जो भी काम करता है नीतिगत करता है, किसी भी जगह पे अपनी नीति से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हम लोग छोटे बिजनेसमैन क्या थोड़ा सा नीति को ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है, हो जाके बाद में फिर गंगा में डुबकी लगा लेंगे। नीति ऊपर नीचे करके प्रॉफिट कमा लिए और बाद में गंगा में जाकर डुबकी लगा के पाप धो लिए। लेकिन ये लोग सिस्टम से काम करता है, जो सिस्टम है उसी सिस्टम से ये लोग काम करेगा। अब लिखा है एक्सप्लेन द कंटेम्प्रेरी रोल मॉडल इन इंडियन बिजनेस। इंडियन बिजनेस में कौन कौन रोल मॉडल क्या है, कौन कौन से रोल मॉडल है बताइए। तो भारत में पारिवारिक व्यवसाय का रोल मॉडल में चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि
सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया। तो भारत में फैमिली बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा आर्थिक सहयोग वही लोग देता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अभी तो पढ़े, सबसे ज़्यादा रोजगार भी वही लोग देता है। और लॉन्ग टर्म विजन है, ये लोग लंबे दृष्टि देखता है, बहुत दूर का देखता है। फीचर्स क्या है फैमिली बिजनेस इन इंडिया? तो ऑनरशिप एंड कंट्रोल जो है सेलेक्टेड फैमिली के पास है। स्ट्रॉन्ग वैल्यू एंड कल्चर है, इसका अपना मूल्य है, अपना कल्चर है, उसी संस्कृति से ये चलता है। और रिस्क बहुत ज़्यादा है। चलिए एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सा। टाटा ग्रुप समझ रहे हैं फैमिली बिजनेस इंडिया में कब से आ रहा है? 1868 से, जमशेदजी टाटा स्टार्ट किए थे। क्या क्या? दूसरा है रिलायंस ग्रुप, आप जान रहे हैं रिलायंस ग्रुप। टाटा ग्रुप को कौन स्टार्ट किए थे? जमशेदजी टाटा। रिलायंस ग्रुप को कौन स्टार्ट किए थे? तो धीरू भाई अम्बानी। किधर गया? मुकेश अंबानी नहीं, धीरू भाई अम्बानी ने द्वारा स्थापित किया गया था। तो धीरू भाई अम्बानी। तीसरा आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप को स्टार्ट करने वाले थे सेठ शिव नारायण बिरला, जो अभी सीमेंट में आपको मिलेगा, उसके बाद कपड़ा में, दूर संचार में, टेक्नोलॉजी में, बहुत जगह पे हमें। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप को स्टार्ट करने वाले थे 1945 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बोलता है दो भाई था इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया, जिसका नाम था जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा। तो इसलिए जेसी महिंद्रा केसी महिंद्रा का महिंद्रा महिंद्रा उठा लिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया। गोदरेज ग्रुप को आप जानते हैं, जो 1897 में अर्देशीर गोदरेज ने स्थापित किया था, इसलिए इसको गोदरेज ग्रुप रख दिया। जो अभी कंज्यूमर प्रोडक्ट, हम लोग जो खाना खाते हैं, बहुत सारा ऐसा ग्रोसरी का प्रोडक्ट बनाता है, रियल एस्टेट बनाता है, उपकरण बनाता है, वो तो जान ही रहे हो। इसका हर तरह का इलेक्ट्रिक जो है इक्विपमेंट भी बनाता है। एडवांटेज ऑफ फैमिली बिजनेस, तो स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट, ये तो हम लोग देख चुके हैं अभी ये हम दोनों चीज़ हम लोग ऊपर में पढ़ चुके थे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, एक्सप्लेन द इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन फैमिली बिजनेस। इंडियन फैमिली बिजनेस में इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, अभी क्या चल रहा है? तो बोलता है भारतीय पारिवारिक व्यवसाय में उभरते रुझान, किस तरह का ट्रेंड अभी भारत में फैमिली बिजनेस को लेके चल रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब लोग फैमिली बिजनेस में भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो गया है। पहले क्या था फैमिली बिजनेस में कि थोड़ा मोड़ा भी बेटा पढ़ा तो धन नहीं बोलता, ये लोग गुजराती लोग तो धंधो सीख जाएगा, तो धंधो सीख जाएगा, वहाँ MBA करने की जरूरत नहीं है उसको, वो धंधा में बैठते बैठते धंधा सीख गया। लेकिन अब लोग जो आ रहा है वो लोग पढ़ा है, जाके हार्वर्ड से पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ रहा है, वहाँ से पढ़ के आ रहा है और उसके बाद बिजनेस लेके जा रहा है, तो ये बड़ा हो जा रहा है। तो ये बोलता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट है लोग पास। दूसरा क्या है? ग्लोबल एक्सपेंशन है, वैश्विक विस्तार, पूरी दुनिया में फैलने का ताकत इन लोगों के पास है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लोग आराम से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर ले रहा है। अब भारतीय व्यापार के समकालीन रोल मॉडल कौन कौन है तो देख लीजिए। अभी के समय में अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो कौन है जिसको रोल मॉडल भारत का बिजनेसमैन मानता है? तो पहला रोल मॉडल है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को बहुत सारे लोग रोल मॉडल मानते हैं कि भाई बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इसको रोल मॉडल आदर्श मानता है। इसका पोजीशन क्या है? तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। अचीवमेंट देख लो क्या क्या किया है, सो पढ़ते रहना, अचीवमेंट उपलब्धि। दूसरा रोल मॉडल है, हम लोग किसके मानते थे? तो दूसरा रोल मॉडल मानते हैं नटराजन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन। ये कौन थे? तो ये भी चेयरमैन है टाटा एंड सन्स का भी। ठीक है, इसको भी एक रोल मॉडल माना जाता है, बहुत ज़बरदस्त, इसकी भी उपलब्धि बहुत सारा है, बहुत सारा उपलब्धि इन्होंने अपने जब डायरेक्टर बने थे उस समय, चेयरमैन जब बने तो बहुत काम किए। तीसरा सुंदर पिचाई, तो हम नाम जानते ही होंगे, ये CEO है किसका? अल्फ़ाबेट, INC एंड गूगल। ध्यान रखिएगा, गूगल जो है ना उसका ओरिजिनल कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट INC, ठीक है, वो गूगल बनाया हुआ है। तो इसका चेयरमैन है, सुंदर पिचाई को रोल मॉडल मानते हैं। किरण मजूमदार 100 को रोल मॉडल मानते हैं, ये फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बाइकॉन लिमिटेड का, इसको भी बहुत लोग रोल मॉडल मानता है। रोशनी नादर मल्होत्रा को रोल मॉडल मानता है, ये चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजी का, HCL आज भी राज कर रहा है, तो इसकी चेयरपर्सन है, पहली महिला है, याद रखिएगा। आनंद महिंद्रा को लोग रोल मॉडल मानता है, ये ग्रुप चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के, और इन्होंने महिंद्रा कंपनी में क्या किया वो देख ही रहे हो, पूरा राज कर रहा है इनकी गाड़ियाँ पूरे मार्केट में। फाल्गुनी नायर को भी लोग उपलब्धि मानते, ये रोल मॉडल मानते हैं, ये फाउंडर एंड CEO है नायका का। विजय शेखर शर्मा को भी रोल मॉडल मानते हैं, ये फाउंडर एंड CEO है पेटीएम के। पेटीएम के बारे में आप जानते होंगे, इनको भी रोल मॉडल मानते हैं। तो ये सब पढ़िएगा आप, ये हमारा काम नहीं है, आपका काम है। रतन टाटा को भी लोग रोल मॉडल मानते थे, अब तो हालांकि अभी भी मानते, मर गए लेकिन अभी भी बहुत लोग मानते हैं नहीं, उनके जैसा हमको बनना है। तो ये चेयरमैन थे, फॉर्मर चेयरमैन थे, पुराने चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के। अगर हम बात करें तो दीपेंद्र गोयल को भी लोग रोल मॉडल मानता है, क्योंकि जोमेटो के को फाउंडर और CEO हैं। ये ऐसे ऐसे बिजनेसमैन को हम लोग रोल मॉडल मानते हैं, यही लिखा है कि किसको रोल मॉडल मानते हैं हम लोग। तो ये सारे बिजनेसमैन हैं जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं अपने भारत में फैमिली बिजनेस के लिए या बिजनेस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। भारत सरकार द्वारा उद्यमिता को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, क्या पहल किए जा रहे हैं। तो भारत सरकार द्वारा उद्यमिता को बढ़ाने के लिए क्या क्या पहल किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने बहुत सारे पहल किए, बहुत सारा काम किए हुए, भारत सरकार द्वारा बहुत सारा काम किया जा रहा है कि उद्यमिता भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी, आप लोगों के पास भी ये योजना का नाम होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। क्या बोलते हैं? स्टार्टअप इंडिया। पहला योजना भारत सरकार लॉन्च की थी उद्यमियों को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप इंडिया। कब लॉन्च किया गया था? तो जनवरी 2016 में। उद्देश्य क्या था? तो लोगों के अंदर स्टार्टअप को मोटिवेट करना कि लोग यहाँ स्टार्टअप करें, जो भी धंधा स्टार्ट करना है यहाँ पे स्टार्टअप करें। तो स्टार्टअप इंडिया सरकार का एक कार्यक्रम था उद्यमी को बढ़ाने के लिए। दूसरा काम था अटल इनोवेशन मिशन, AIM, अटल इनोवेशन मिशन दूसरा कार्यक्रम था, जो ये भी 2016 में लॉन्च किया गया था, जो पूरे भारत में विशेष रूप से युवा छात्रों के बीच में नवाचार यानी कुछ इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप के संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तीसरा था मेक इन इंडिया। आप जानते होंगे मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था 2014 में। बोलता है कंपनियों को भारत में अपने उत्पाद का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना। बहुत सारी कंपनियों को भारत में बुलाया जाता था कि भाई आप आइए हमारे यहाँ प्रोडक्शन कीजिए, हमारे यहाँ सामान बनाए। मेक इन इंडिया का ये काम था। उसके बाद था स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया 2016 में लॉन्च किया गया था। बोलता है वित्तीय सहायता प्रदान करके महिलाओं और एकदम अंतिम हाशिए पर पड़े, मतलब समझते एकदम अंतिम स्तर पर पड़े अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। अब जो जंगल में रहती है महिला, एकदम निम्न कैटेगरी का, खाने को भी सही से नहीं मिल रहा है, रहने का भी जगह नहीं है, लेकिन उनके पास नेचर है, प्रकृति है। और ध्यान रखिएगा प्रकृति है उनके पास, और वो पत्ता जो है, अगर हम बात करें उनके पास पत्ता है, उस पत्ते को बेच सकती है। बहुत सारा गिलोय का पत्ता आता है, ध्यान रखिएगा। गिलोय तो जंगल में ऐसे फड़ फेंका रहता है, तो कुछ नहीं करना है, गिलोय को काटना, समझाना उनको गिलोय को काटना है, उसका पत्ता हटा के साइड कर देना। पत्ता भी उसका यूज होता है मेडिसिन में, उसको भी सुखा के बेचना है, और जो उसका लर होता है उसको छोटे छोटे कटिंग करके और पैकिंग करके उसको बेच दीजिए। देखिए बड़े बड़े मॉल में अब गिलोय बिक रहा है। तो आप क्या करना, उद्यमशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये क्षमता होगी तो आप ये कर पाओगे। तो ये स्टैंड अप इंडिया था कि खड़ा करो वैसे भारत को जो कि एकदम नीचे है, वैसे भारत को खड़ा करने का प्रयास करो जो बिल्कुल नीचे है। उसके बाद एक आया था 2015 में डिजिटल इंडिया। आप जानते हैं, और डिजिटल इंडिया में बोल रहा है कि डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना होगा। आज डिजिटल इंडिया का ही कमाल है, डिजिटल इंडिया का ही कमाल है कि हम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, इतने जागरूक हो गए, इतने समझदार हो गए हैं कि हम डिजिटली सशक्त एक मजबूत समाज बन गए। अब हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पा रहा है, अब हम हर चीज़ को समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये डिजिटल इंडिया के कारण ही हुआ है, डिजिटल इंडिया के कारण ही हुआ है कि ये ऐसी स्थिति आई है कि आज हर व्यक्ति अच्छे से समझ पा रहा है कि परिस्थितियाँ क्या है, क्योंकि इतना कनेक्ट हो गया है डिजिटली हर चीज़ से कि दिल्ली में कोई घटना घट रही है उसको तुरंत समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हो रहा है। उसके बाद सरकार का मिशन था स्किल इंडिया मिशन, 2015 में लॉन्च किया गया था, जहाँ पे लाखों भारतीयों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके कुशल कार्यबल वर्कफोर्स तैयार करना था। ये काम था सरकार का, जिसको लोग एक और योजना था इसके अंदर, PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये था। MSME स्कीम, ये 2006 में लॉन्च हुआ था। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इसका भी था, छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको हम इसके अंदर रजिस्टर्ड कर दें, और उनको इसके अंदर रजिस्टर्ड करके उनको भी लोन प्रोवाइड करके उनको उद्यमशीलता के साथ जोड़ा जाए। उसके बाद आप पढ़ेंगे मुद्रा योजना, ये भी 2015 में स्टार्ट किया गया था। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी स्कीम, मुद्रा स्कीम। तो मुद्रा योजना स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा, जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक आपको लोन आसानी से मिल जाता था विदाउट एनी सिक्योरिटी। आप आसानी से लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे मुद्रा योजना के अंतर्गत। तो सरकार के द्वारा इतने सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, सरकार के द्वारा इतने सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर केवल इंग्लिश में रह गया, चलिए कोई बात नहीं, इसका हिंदी नहीं हुआ है, चलिए समझा देते हैं, देख लीजिएगा इसको। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का मतलब है हम ऐसा काम करेंगे कि हमारे सोसाइटी में, देखिए हम लोगों को लगता है खाली हम ही लोग हैं इस धरती पर, धरती के मालिक हम ही लोग हैं, ऐसा नहीं। इस धरती में जानवर भी है, जीव जंतु भी है, कीड़े मकोड़े भी है, पशु पक्षी भी है, पेड़ पौधे भी है, जंगल झाड़ भी है, और हम लोग भी हैं। यानी पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम से चलता है, उसी सिस्टम से चलता है। ठीक से समझिएगा। जैसे पूरे इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो बताओ जी, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, किसी कीड़े को कौन खाता है? कीड़े से ही चलते हैं, ठीक है।
कीड़े को कौन खाता है? तो मान लो कीड़े को खाता है मुर्गी, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुर्गी को खाता है कौन? इंसान। चलो अगर हम बात करें कीड़ों को खाता है मुर्गी, मुर्गी को खाता है, चलो आदमी को छोड़ दो, इंसान को छोड़ दो, मुर्गी को खाता है बिल्ली, बिल्ली मुर्गी को खा जाएगा, बिल्ली को दौड़ा के खाता है कुत्ता, ठीक है। अब कुत्ता को दौड़ा के खाता है, मान के चलो कुत्ता कौन मारेगा? लकड़बग्घा, और लकड़बग्घा को खाता है फिर कौन? शेर। शेर भी एक समय में बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर इसको कौन खाता है? इसको फिर खाता है, जब मिट्टी में मिल जाता है तो कौन खाता है? कीड़ा खाता है, यानी कीड़ा का भोजन शेर। देख लीजिए इको सिस्टम है सब इस दुनिया में। अगर एक आदमी भी फेल हो जाएगा, अगर बताइए ये फेल हो जाएगा, तो बिल्ली डायरेक्ट कीड़ा नहीं खाता, याद रखिएगा, बिल्ली को कभी कीड़ा खाते नहीं देखेंगे। या बिल्ली अगर गायब हो जाए तो कुत्ता कभी कीड़ा नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा, कुत्ता को आप कभी कीड़ा खाते हुए नहीं देखिएगा। तो इको सिस्टम बना, इस सिस्टम में सारे लोगों का रहना जरूरी है। अगर एक भी गायब हो जाएगा तो समझिए परिस्थितियां बहुत खराब हो जाएगी, उसी को इको सिस्टम बोलते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर्स हमेशा बिजनेस करता है लेकिन इको सिस्टम के साथ करता है, यानी हम अपने पर्यावरण को कभी खराब नहीं करना चाहते, हम अपने पर्यावरण के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं, इको सिस्टम को कभी खराब नहीं करना चाहते, पर्यावरण के साथ हम बिजनेस करना चाहते हैं। यही लिखा है कि एक एंटरप्रेन्योर्स अपने इको सिस्टम के साथ कैसे जिएगा। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स जो है इको सिस्टम के साथ रहेगा, इनोवेशन भी करेगा, तो कभी भी अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को, अपने सिस्टम को, अपने इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा। दूसरा, सपोर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, फंडिंग मैकेनिज्म के ऊपर करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी को अप्लाई करेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर काम करेगा, मार्केट एक्सेस करेगा, यानी पूरा सिस्टम जो हम लोगों का एक एंटरप्रेन्योर्स का है वो कैसे काम करेगा उसके बारे में यहाँ लिखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम। तो बोलता है इनकरेज करेगा इनोवेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने पर लोगों को प्रोत्साहित करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचेगा कि कैसे आर्थिक ग्रोथ होता है, अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा हम निवेश को आकर्षित करेंगे, और सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता मेंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट अवेलेबल एंड एक्सेस ऑफ फाइनेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। बताइए कोई उद्यमी अगर आगे बिजनेस चला रहा है तो उसको पैसे की क्या आवश्यकता है? पैसे की क्या आवश्यकता होगी एक उद्यमी को, एक एंटरप्रेन्योर्स को पैसे की क्या आवश्यकता होगी? तो चलिए देखते हैं। हम लोग एक बात सब बहुत अच्छे जानते हैं कि एक उद्यमी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है पैसा। सब कुछ उसके पास है, सिर्फ पैसे की समस्या के कारण बहुत बार वो अपना उद्यम नहीं चला पाता है। तो एक उद्यमी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है पैसा, मनी। अगर पैसा नहीं रहेगा तो उद्यमी काम ही नहीं कर पाएगा। तो देखिए क्यों नहीं काम कर पाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उद्यमी के लिए पैसे की क्या आवश्यकता है। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ फाइनेंस, तो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, वित्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो वित्त की आवश्यकता होती है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उस रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लेबर का पेमेंट करने के लिए, यानी हर तरह के काम के लिए हमको पैसे की आवश्यकता होती है। और दूसरा है पैसे तक पहुँच कैसे बनाएंगे? तो बोलता है पैसे से पहुंच से तात्पर्य है कि आसानी से वहाँ से पैसा उठाया जाए जहाँ से हमको सस्ता पड़ेगा और तुरंत पैसा हमको मिल जाएगा, कम से कम दस्तावेजीकरण में। अगर हमको तुरंत पैसा मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस टू फाइनेंस, पैसे तक पहुँच हम कैसे बनाएंगे। अब लिखा है मार्केटिंग असिस्टेंट्स क्या होता है? तो मार्केटिंग असिस्टेंट का मतलब तो विपणन सहायता। विपणन सहायता मतलब कैसे हम बाजार में अपने प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं तो हमको असिस्ट मिलता है, वहाँ से सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलता है, ताकि हम बाजार तक आसानी से पहुँच सकें। जिसके अंदर हम मार्केट रिसर्च करते हैं, जिसके अंदर हम ब्रांड डेवलपमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, जिसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ये सारा काम हम लोगों का किसके अंदर है? क्यों करते हैं? मार्केट असिस्टेंस के लिए, कि बाजार में हम आसानी से अपना पहुँच बना सकें। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन से हम लोग दूसरे वाले लेक्चर में, यानी तीसरे वाले लेक्चर में इसको लेकर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से कर लीजिए कंप्लीट, और जहाँ कोई दिक्कत होता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।